मुझे लगता है सफी साहब ये एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, जैसे मतीन भाई अभी कह रहे थे। बाकी अफसोस की बात है कि इतनी मुश्किल वक्त में भी जो है हमारा हॉल खाली पड़ा हुआ है। लेकिन अल्लाह की जिसने अल्लाह ताला ने जिसको तौफीक दी वो आके जुड़े हैं इंशाल्लाह। काफी है हम अगर हर एक शख्स भी ये सोचे कि मैं अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी ले लूँ, मैं अपने मस्जिद अपने इलाके के अंदर बेदारी करवा दूँ और कोशिश कर दूँ तो काफी हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी जैसे मतीन कुछ अहम बातें हैं, मैं आगे आपने मुझे वक्त दिया मैं डिस्कस कर लूंगी और इंशाल्लाह जितनी अहम बातें हैं मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन उससे पहले जो अहम बात है और जो मसला हमारे सामने है वो 3 दिन बाकी है अभी बस। 13 तारीख रात 11:30 बजे तक आखिरी वक्त है। हालांकि हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई, 42 सेक्शन इन्होंने बदले। अमेंडमेंट का जो प्रपोजल है 42 सेक्शंस यानी पूरी तरीके से नया एक्ट लिखने के बराबर है, पूरा एक नया कानून बनाने के बराबर है। ये कोई तरमीमी बिल नजर नहीं लगती अगर हम एक्सपर्ट्स की नजर से देखें। और इतनी बड़ी बिल के सामने अगर इन तमाम सेक्शंस को अगर वो हमसे इन पर राय मांग रहे हैं तो उनको चाहिए था कि हमको कम से कम 2 महीने का वक्त दे दें। हालांकि उन्होंने सिर्फ 15 दिन का वक्त मांगा। और जेपीसी की एक कमी मुझे खुशैन बात इसमें हमेशा मायूसी की बात ना करते हुए जो मौका मिला उसको हम गनीमत समझे, अल्लाह की तरफ से दिया हुआ वक्त समझे। क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज ने हमें इस बार नाउम्मीद नहीं किया पार्लियामेंट में। आप जैसे जानते हैं ऑपोजिशन ने अच्छी तरह से इसकी खिलाफ वर्जी की और नतीजतन जो है जेपीसी के पास ये बिल पहुंची हुई है। अब जेपीसी के पास आने के बाद, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास आने के बावजूद जो बहुत कम वक्त दिया गया और जेपीसी ने राय तलब की है सिर्फ मुसलमानों से नहीं, सिर्फ स्टेक होल्डर्स या बेनिफिशियरीज से नहीं बल्कि नॉन स्टेक होल्डर्स से भी, यानी हिंदू भी इसमें अपनी राय रखेंगे जो जिसका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं, जो कोई हमारे मजहब को नहीं जानते, जो वक्त का मकसद नहीं जानते, उनसे भी राय तलब की है। और जाहिर सी बात है कि इस नंबर गेम में जो है एक नंबर गेम जैसा हो जाएगा और हमारी राय बुलडोज हो सकती है। इसलिए मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है कि जितनी हो सके कम से कम मिनिमम 50 लाख हम जो है लोग एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कम से कम 50 लाख ईमेल पहुंचते और सिग्नेचर्स पिटीशन इसके खिलाफ रिजेक्ट करते हुए पहुंचते तो शायद कोई काम हो सकता है। लेकिन जेपीसी को चाहिए था कि हमसे राय तलब करे, ना कि दूसरे नॉन स्टेक होल्डर्स से, जो उन्होंने किया नहीं। और 15 दिन के बजाय 2 महीने का वो वक्त देते। इसके अलावा जो है जेपीसी को ये भी चाहिए कि वो गवर्नमेंट से सवाल करे। हाँ चाहिए गवर्नमेंट का मकसद क्या है ये अचानक से अमेंडमेंट लाने का, क्योंकि हिंदू एंडोमेंट्स में और मुस्लिम हमारे वक्फ एक्ट में बिल्कुल जो सेक्शंस हैं, जो कानून है बहुत मेल खाते हैं, यानी दोनों भी एक सा है। यहाँ जो है वहां पर भी वही कानून है। लेकिन सरकार को ये क्यों लगता है, हुकूमत को ये क्यों लगता है कि मुसलमानों के लिए अब जो वक्फ एक्ट है, हमारी प्रॉपर्टीज वक्फ औकाफ की जायदादों के लिए बचाने के लिए या उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या उनकी एफिशिएंसी के लिए काफी नहीं है। अगर मुसलमानों के लिए ये जो वक्फ एक्ट ठीक नहीं है तो फिर हिंदू भाइयों के लिए, हिंदू एंडोमेंट्स में जो कानून है वो कैसे ठीक हो सकता है? जो हमारे लिए ठीक नहीं वो उनके लिए भी ठीक नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने हमारे वक्फ एक्ट को बदलने की कोशिश की, बल्कि हिंदू एंडोमेंट्स को बदलने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। इसमें से सीरियस कंसर्न्स की जो बातें हैं जो हमको परेशान कर रही है, जो अमेंडमेंट पूरा परेशान कर रहा है, इन्होंने वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया। वक्फ बाय यूजर का मतलब ये है, देखिए हिंदुस्तान में जो कस्टम और रस्मो रिवायती तरीकों से फॉलो किया जाता है, कस्टम्स का जो है फोर्स, जो ताकत है, बिल्कुल एक कानून की बराबर ताकत है। यानी सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है कि जितना एक कानून में पावर है, लॉ में जितना पावर है उतना ही पावर कस्टम में भी है। तो वो तारीखी इमारतें, मसाजिद हो, मदरसे हो, तारीखी औकाफी इमारतें हो या कब्रिस्तान हो, वो तमाम जो बाई यूसेज, बाई कस्टम वक्त की जायदादें हैं, तो क्या ये अब अगर ये डिलीट कर दिया इन्होंने
तो क्या हुकूमत इन तमाम प्रॉपर्टीज को डिमोलिश कर देगी, खत्म कर देगी? क्या मंसूबा है इसके पीछे, या फिर उनका क्या प्लान है, इसकी भी क्लैरिटी उन्होंने नहीं दी। और ये बात बिल्कुल मुमकिन है कि जब वक्त बाय यूजर इन्होंने डिलीट कर दिया तो जिन प्रॉपर्टीज की दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, डेफिनेटली गवर्नमेंट उसको आसानी से अपनी सरकारी जमीन क्लेम कर सकती है। जैसे अभी मतीन भाई ने कहा कि बाबरी मस्जिद को कंट्रोल में लाने के लिए, उसको ढा के जो है एक वहां पर मंदिर बनाने के लिए उनको बहुत सी मेहनत करनी पड़ी, तो ये एक रास्ता आसानी से उन्होंने इस्तेमाल किया। और इसमें पहला जो चीज उभर के आती है वो ये है कि वक्त बाय यूजर को इन्होंने डिलीट कर दिया। अब जब वक्त बाय यूजर को डिलीट कर देंगे तो वो तमाम औकाफ की जायदादें, वो तमाम इमारतें, तमाम मसाजिद, तमाम मदरसे जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो आसानी उसको डिमोलिश करना भी आसान है। उस पर सरकार अपना यानी अपना क्लेम करना, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को क्लेम करना भी सरकार के लिए, हुकूमत के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये एक बड़ा नुकसान है। और फिर उन्होंने ओरल वक्फ को, ओरल यानी जुबानी तौर पे कोई वक्फ कर दे अपनी जायदाद, या जुबानी तौर पे किसी को ओरली किसी को मुतवली बना दे, ओरल वक्फ और ओरल अपॉइंटमेंट ऑफ मुतवली को खत्म कर दिया। और ये भी जो है बाय कस्टम हम लोग जो है ओरली किसी को अपॉइंट करते हैं। देखिए, हालांकि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट अब नहीं है, तो इसके बावजूद कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में राइट टू प्रॉपर्टी का एक मुकाम है, आर्टिकल 308। ये कहता है कि कोई भी अपनी प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से इस्तेमाल भी कर सकता है, मैनेज भी कर सकता है। अब देखिए, ये जो इन्होंने ओरल वक्त को हटा दिया, तो फिर ये एक हक भी हमसे छीन लिया कि हम हमारी प्रॉपर्टी को जैसे चाहे इस्तेमाल करें। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो भी ये कहता है कि मुसलमानों को ये हक है कि वो अपनी जायदादों को हिबा कर सके या ओरली जुबानी किसी को गिफ्ट कर सके। उसी तरीके से हिंदुओं को भी ये हक है कि वो जुबानी वसीयत यानी ओरल विल बनाए, और उसी तरह से मुसलमान को भी ये इख्तियार है कि वो ओरल विल बनाए अपनी प्रॉपर्टी को लेकर, अपनी जायदाद को लेकर। इन दोनों में कोई तब्दीली नहीं की। उन्होंने एक नया कानून जो प्रपोज बिल आया है वो सीधे सीधे इन दोनों कानून को हटा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जो सेटल्ड लॉ है उसको खत्म करके कहता है कि अब ओरल वक्त और ओरल अपॉइंटमेंट ऑफ मुतवल्ली को हम खत्म करते हैं। तो वो तमाम जायदादें जो जुबानी तौर पे ओरली वक्त कर दी गई थी, तो अब उन जायदादों का क्या होगा? अब ये भी बताइए कि जो शख्स इस हाल में हो, यानी मरते बिस्तर पे हो, यानी डेथ बेड पर हो, क्या वो अपनी जायदादें ओरली गिफ्ट नहीं करेंगे? क्या वो जुबानी वक्त नहीं कर सकते हैं? वो क्या चाहते हैं? मतलब जिसके पास कोई ये मौजूद ना हो कि कोई बैठे सामने उनकी वसीयत लिखे, और खुद जो डेथ बेड पर है उसके पास उसकी ताकत और उसकी सेहत साथ ना देती हो कि वो कोई वसीयत कर सके, क्या वो जुबानी तौर पे अपनी जायदादों को वक्त नहीं कर सकेगा? ना किसी को मुतवल्ली अपॉइंट कर सकेगा। और देखिए, कलेक्टर को उन्होंने बेतहाशा यानी बहुत ज्यादा पावर्स दे दिए हैं, और कलेक्टर एक उनका इतना अहम, उन्होंने कलेक्टर को इस सारे बिल में जो है एक इतना अहम किरदार दे दिया कि वो जो चाहे कर सकते हैं। ये नया बिल ये कहता है कि जो भी यानी अगर कोई गवर्नमेंट क्लेम कर किसी भी प्रॉपर्टी को, अगर गवर्नमेंट क्लेम करते कि ये सरकारी जायदाद है, सरकारी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और वक्त नहीं, तो ये मैटर कलेक्टर को रेफर किया जाएगा। टाइटल करने का इख्तियार एक सेटल्ड कानून है कि सिविल कोर्ट ही टाइटल जो है टाइटल फिक्स कर सकता है, टाइटल डिसाइड कर सकता है किसी भी प्रॉपर्टी का। लेकिन अब ये कहते हैं कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी जायदाद को अगर गवर्नमेंट क्लेम करती है कि ये सरकारी प्रॉपर्टी है, तो ये मैटर, ये डिस्प्यूट कलेक्टर को रेफर किया जाएगा, और कलेक्टर इंक्वायरी करेंगे और कलेक्टर ही डिसाइड करेंगे कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या वक्फ प्रॉपर्टी है। और जब तक ये इंक्वायरी चलेगी और कलेक्टर इसको डिसाइड नहीं करते, तब तक इस प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी होने के बावजूद सरकारी प्रॉपर्टी मानी जाएगी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट की जाएगी। तो कितना खतरनाक है, आप समझ रहे हैं कि अगर
गजट में भी नोटिफाई हो जाए, कि गजट में अगर वहां नोटिफाई भी हो जाए कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, सेटल होने के बावजूद अगर कोई उठाकर रीओपन करना चाहे उस डिस्प्यूट को, कि कहे कि नहीं ये जो है, अब मान ले अब ये कैसे होगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो वक्फ प्रॉपर्टीज है कभी रिफ्लेक्ट नहीं करती, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और औकाफ के वक्त के जो रिकॉर्ड्स है कभी उसमें तालमेल नहीं बैठा। यहाँ जो प्रॉपर्टीज वक्त रिफ्लेक्ट करती हैं वहां नहीं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में नहीं रिफ्लेक्ट करती। तो इतना आसान होगा कि ये प्रॉपर्टी को लेके कोई भी प्रॉपर्टी पे उंगली रख के गवर्नमेंट कह सकती है कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, और उसको डिसाइड करने का इख्तियार इन्होंने कलेक्टर को दे दिया। अब कलेक्टर तो इन्हीं के ऑफिसर है, कलेक्टर को इन्होंने अपॉइंट किया। अभी हमने रिसेंटली देखा कि एक कलेक्टर कह रहे थे कि मेरा बस चले तो मैं तमाम मुसलमानों के घरों को इसी तरह से बुलडोज करूंगा। तो ऐसे अफसर को इतने ज्यादा पावर्स दे देंगे तो कैसा मिसयूज हो सकता है हम सोच सकते हैं, अंदाजा हम लगा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के बावजूद जो प्रॉपर्टीज का है, मैं लास्ट टाइम भी आपके प्लेटफॉर्म से ये कह रही थी कि प्लीज अगर ये वक्त तरमीमी बिल आए ना आए ये एक अपनी जगह है, लेकिन फिर भी मेरी आप तमाम से इस प्लेटफॉर्म से एक अपील है कि वो तमाम मसाजिद, वो तमाम मदरसे जिन प्रॉपर्टीज के दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसको करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के तहत भी वो पूरा इख्तियार रखती है हुकूमत उसको डिमोलिश करने की। हम हमेशा कस्टम के नाम पे लड़ नहीं सकते, मुसलमान को बेदार होना पड़ेगा। हम कब उठते हैं, ऐसा कोई मामला जब यहाँ आ जाता है तब हम सब जागते हैं, और उस वक्त भी इतनी अफसोस की बात है। अब मैं देख रही थी कि जो एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक आसानी के लिए QR कोड बनाया। आप लोग बताइए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इतना आई थिंक जिस पर सबको भरोसा है और वहां तमाम मसलक के लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बावजूद कई लोगों ने अपने अपने QR कोड्स जारी किए। यानी यहाँ पे ये कंपटीशन हो जाता है। अफसोस की बात है हमारी कम्युनिटी की कि हर कोई चाहता है कि मेरे बैनर के अंदर कोई काम हो और मेरे बैनर का काम आगे पहुंचे। ऐसा नहीं होता। जब मसला कम्युनिटी का है तो सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा और एक आवाज लगानी पड़ेगी। जब तक हम अलग अलग टुकड़ों में बैठ के काम करेंगे तो हम कोई जंग नहीं जीत सकते। और अब ये एहतियात भी बरतनी होगी कि जो QR कोड आ रहा है, साथ में मैंने सुबह देखा राइट विंग जो हिंदुत्व वाले लोग हैं उन्होंने इस वक्त बिल को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल वैसा ही एक खाका बनाया, बिल्कुल वैसा ही एक QR कोड रिलीज किया। तो साइन करने से पहले पेटिशन लोगों को ये भी एक मैसेज दीजिए कि आप पहले उस QR कोड को खोलें तो आपको वहां पूरी तफसीलात आ रही है, उसको ठीक से पढ़ें, उसके बाद एंडोर्स करें, उसके बाद उसको आगे फॉरवर्ड करें। ये एक एहतियात हमको करनी होगी। फिर मैं वापस आती हूँ, जो मैं आपको नुकसानात बता रही थी इस बिल के। इसके अलावा इन लोगों ने जो है हमारी दूसरी कम्युनिटी को मुतशक्की करने के लिए, हिंदूज को, नॉन मुस्लिम भाइयों को मुतशक्की करने के लिए यहाँ पे दो चीजें की। लिमिटेशन एक्ट का प्रोटेक्शन उन्होंने अब वक्त को हटा दिया। वो कहते हैं कि लिमिटेशन एक्ट जो है, मैं आपको इसको थोड़ा सा, आप लोग जानते होंगे लेकिन मैं फिर भी बता दूं, अगर 12 साल कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कब्जेदार है और 30 साल कोई सरकारी प्रॉपर्टी पे कोई वहां रहता है और तब तक किसी ने अगर क्लेम नहीं किया तो उसको एडवर्स पोजीशन कहते हैं और वो उसका मालिक हो सकता है। सरकारी प्रॉपर्टी में अगर कोई खादिज है, यानी अगर मैं कब्जे में हूँ, 30 साल गुजर गए और किसी ने क्लेम नहीं किया, गवर्नमेंट ने क्लेम नहीं किया कि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो वो मेरी हो जाएगी। उसी तरह प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी पे भी मैं अगर 12 साल से हूँ और आपने आकर क्लेम नहीं किया तो वो उसकी मालिक मैं हो जाऊंगी। तो ऐसी तमाम जायदादों को ये एक लिमिटेशन एक्ट के अंदर आता है। लेकिन वक्त, एक बार वक्त वंस अ वक्त इज ऑलवेज अ वक्त। वक्त को ये प्रोटेक्शन हासिल था कि ये जो लिमिटेशन लगाई गई है 30 साल और 12 साल, इसके बाद भी वक्त बोर्ड अगर जब चाहे वक्त की प्रॉपर्टी का सर्वे होते ही अगर वो पता चलता कि वो वक्त प्रॉपर्टी है, 30 साल हो, 40 साल हो, जितने भी साल हो, उसको प्रोटेक्शन हासिल। यार एक मिनट रुको जरा, एक काम है। ये लिखा हुआ ना यहाँ पे, इसको सब्सक्राइब कर दो यूट्यूब चैनल को और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, ठीक है? ओके बाय।